दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध प्रातः स्मरणीय बाबा साहेब हमारे समाज के संतों गुरुओं के चरणों में नमन। बहुजन नायक माननीय काल श्री राम साहब के चरणों में, हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह साहब जो कई समस्याओं से जूझते हुए हम आपके बीच में हाजिर है। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व साहब, हमारे डॉक्टर साहब सूर्यवंशी जी, हमारे विजय सुंदर जी, सूर्या जी, गौतम जी और हमारे युवा डॉक्टर साहब जो राय से आए हुए और यहाँ पर पूरे सभागार में विद्वानजन विराजमान है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रतिबंध तो लगा है कि बोलो परंतु मुंह मत खोलो, कोई बात नहीं। मेरा प्रोफेशन ऐसा रहा कि बिना किसी टेंशन के काम करने की जीवन में आदत रही है। तो मेरे साथी, मैं 75 साल का हूँ, मेरे साथी सब निपट गए। आप सबको निपटा गए, थोड़े बहुत बचे। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहे और जोड़ने की ताकत रहे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब के गुण पैदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बाबा साहब का एक चेला ICS बन गया तो वो बाबा साहब के पास उनके चरण छूने बन गया। तो बोले ये बताओ तुम गांव कब से नहीं गए, अपने गांव जिसमें रहते? बोले जब से मैं कलेक्टर बना उसके बाद तो नहीं जा पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बोले तुम्हारा IAS बनना बेकार है यार, तो क्या करूं? बोले हर महीने गांव में जाना है और लाल बत्ती लगा के जाना है और अपनी फौज फाटा भी लेके जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो IAS ऑफिसर अपने वहाँ अपने गांव जाए जो रुतबे से गया, तो समाज के लोगों ने सोचा कि देखो यार, जब ये कलेक्टर बन सकता है तो मेरे दूसरे साथी क्यों नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं ये सोचा कि यदि हमारा अधिवक्ता संघ, यदि हम वकील हैं तो इस भोपाल में ये दर्शित होना चाहिए कि SC ST के जजों का सम्मेलन है, हमें इस खूबी के साथ आना चाहिए किसी भी सम्मेलन। बस ये तो उनकी ये सलाह है। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो गांधी जी कहने लगे कि ये तो सूटेड बूटेड आदमी है, ये क्या दलितों के नेता है, असली नेता मैं हूँ, नंगे होकर के भी इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो जो बाबा साहब का जवाब था वो बहुत रिमार्केबल है, जो वकीलों को समझने के लिए है। बिल्कुल धन्यवाद। बाबा साहब ने ये कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे गांधी जी, मेरे लोगों को तुम ऐसे ही नंगा बनाना रखना चाहते हो और मैं अपने लोगों को सुसेड बनाना चाहता हूँ। तो मैं हमारे जीवन में एक गुलामी का चैप्टर है और एक बहादुरी का चैप्टर है।
हर चीज का टेस्ट है। दूध को लीटर में नाप लेते, कपड़ा को मीटर में नाप लेते, मनुष्य को भी नापने का एक मीटर है, और वो मीटर 8 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा है। 8 के पहाड़े का जोड़ देखो, फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। ऐसे लोगों से बचना है जिनका करेक्टर जब काम पड़ा तो जी सर आपसे अच्छा कोई नहीं, और जब काम निकल गया तो नमस्ते। तो बंधुओं, राजनीतिक दल बेईमानी करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल, और खास तौर से मैं कांग्रेस और भाजपा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे लोगों ने जो अप्रैल में जो आंदोलन किया था, उसमें हमारे बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, जेल गए, कई लोगों की मैंने जमानतें कराई है। तो इन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो सारे मुकदमे वापस लेंगे। बेईमानों ने कोई एक मुकदमा वापस नहीं लिया। भाजपा वालों ने कहा कि आप हमारी मदद करो, हम सारे मुकदमे वापस लेंगे। बेईमानों ने कोई मुकदमे वापस नहीं। तो मैं ये डिस्कस पर पूछा कि राजनीतिक दल बेईमानी के अलावा और कुछ अच्छा काम करते हो तो पब्लिक जाने, लेकिन हमारे लोगों के साथ तो ईमानदारी नहीं। तो मैं आरक्षण की मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति शास्त्र में एक सिद्धांत है कि राजा कभी गलती नहीं करता। यही मेरा फंडा रहा जीवन का। मैंने देखा कि फाइल में हमारा कौन सा बंधु है, एक दिन जेल नहीं भेजा, 1 रुपया जुर्माना नहीं किया। कि मेरे लोग कभी गलती कर नहीं सकते। एक एट्रोसिटी एक्ट आपने लगा रखा है, बना रखा है, और स्पेशल न्यायाधीश बैठा रखे। तो ये सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन वो न्याय केंद्र की बजाय अन्याय केंद्र बना दिया। अन्याय केंद्र कैसे बना दिया? एससी का मामला वो सामान्य का जज सुनेगा, एससी का मामला भी सामान्य का करेगा। अरे भाई, तो हम सरकारों से यही तो कहना चाहते हैं कि यदि एससी और एसटी का मामला है तो हमारे वकील मौजूद हैं, उन अदालतों में हमारे वकीलों को लगाइए। लेकिन ये नहीं सुनते। तो हमारा जो अधिवक्ता संघ है, हमको अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा रखना है। एक जज साहब ने ये कहा कि अपने वकील साहब को बुला लिया। तो मानिकी साहब हमें आए जा, तो वकील साहब हमारे थोड़ी बुला रहे। अरे बोले 5 रुपया के किसी भी वकील को बुला रहा। तब तक वो बुलाने गया तो वो अब उसके वकील आ गए। बोले जज साहब कह रहे कि वो 5 रुपया वाले वकील साहब को बुला लिया। तो वकील साहब ने कहा कि जज साहब से कह दो कि अबे नहीं आ रहे, 5 रुपया वाले तो जितने वकील थे वे जज बन गए। तो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी हमारे पास है। हमने उन नेताओं को देखा जिन्होंने गुलामी का जीवन दिया, और हमने उन नेताओं को देखा जिन्होंने बहादुरी का जीवन दिया। जगजीवन राम का जीवन गुलामी का जीवन था,
बाबा साहब की कंपैरिजन के लिए आए थे। आज वो नहीं है। बाबा साहब का जो जीवन है वो बहादुरी का जीवन है, इसलिए आज जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहब अमर होते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें हैं हम बीएम सिंह से आपको सुनेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन ये दोनों अलग अलग चीजें। तो दो प्रकार का रिजर्वेशन, सब बोरियत होने लगे तो मुझे बता देना, माय चैप्टर आप तो बोलते रहो। तो जो लेजिस्लेशन के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें मात्र 10 साल का प्रारंभ में रिजर्वेशन हुआ कि 10 साल बाद बंद करें। तो एक तो होगा राजनीतिक रिजर्वेशन, इसमें लिमिटेशन थी, म्याद थी 10 साल और 10 साल बढ़ाते बढ़ाते हर 10 साल बढ़ा दी। लेकिन जो आर्टिकल 15 और 16 है सरकारी सेवाओं का जो आरक्षण है इसमें म्याद नहीं है, ये समझने की बात। और उसमें रिजर्वेशन कोई ठीक नहीं है, गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये सत्ता में भागीदारी का कार्यक्रम है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक विद्यार्थी सामान्य वर्ग का है, उसको भी 100 नंबर चाहिए। एक विद्यार्थी ओबीसी का है, उसको भी 100 नंबर चाहिए। एक एससी का है, उसको भी 100 नंबर चाहिए। और एक एसटी का है, उसको भी 100 नंबर चाहिए। यदि इन पांचों के 100 नंबर हो जाते हैं तो समझ लो कि ये बराबरी हो गई है। तो आपके पास पहले से किसी के पास 50 नंबर है तो उसको 2 से ही है, किसी के पास 10 है तो उसको 10 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तब वो बराबरी पे आएगा। इसलिए बाबा साहब ने जो लिखा है कि 2000 बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली, 2 ही शब्द हैं, आर्थिक शब्द नहीं है। जो आर्थिक शब्द तो अभी इन्होंने जो बढ़ाया है ये बेईमानी से बढ़ाया गया है। तो इन्होंने अपना रिजर्वेशन 50 की जगह 60% कर लिया और हमारा रिजर्वेशन, और क्या कहा, जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलता है उनको ये नहीं मिलेगा, तो हमको इधर से भी नुकसान होगा। अब आप देखिए, तो जो सरकारी नौकरियों का आरक्षण है ये आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत आपको इसमें कोई म्याद नहीं। अब सर क्या हुआ, इन्होंने रिजर्वेशन की धज्जियां कैसे उड़ाई और संविधान का एक एक पन्ना फाड़ना कैसे शुरू किया। बस ये तो सबसे पहले इंदिरा साइनी का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने चेक लगा दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। संविधान में कहाँ लिखा है ऐसा? प्रावधान ने तो नहीं लिखा कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो अब 50% की बात यहाँ आ गई। तो हमारे जो लेजिस्लेशन में, विधानसभा और संसद में वो नेता पहुंचे, क्योंकि पार्टी सिस्टम के अंतर्गत पार्टी जिसको टिकट देगी वही तो पहुंचेगा। तो उन्होंने अपने नौकरों को दिए, अपने मजदूरों को दिए, अपने हाथ उठाने वालों को दे दिए, ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा में पहुंचाए जो बारे में कुछ भी नहीं थे।
तो नतीजा क्या हुआ कि हमारे लोगों ने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया। अब ये जो नौकरियों वाला मसला आया तो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये बाबा साहब ने जो शब्द दो रखे थे सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक दर्जा में समानता हो, ऐसा बाबा साहब का और संविधान की भावना का कि ब्राह्मण का जो सामाजिक दर्जा है वो बहुत ऊंचा है और एक दलित का सामाजिक दर्जा नीचा। तो उसमें ये कहा कि इनकी सत्ता में जब भागीदारी होगी ये तभी संभव है जब इन दोनों का सामाजिक दर्जा समान हो जाए। इसी प्रकार से जो शिक्षा में हमारे सबकी समान भागीदारी हो जाए तो हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। जिस दिन ये दो चीजों में समानता हो जाएगी उस दिन ये आप आरक्षण बंद कर दें। तो ये तो हो नहीं पाया, ना तो सामाजिक समानता हो पाई ना शैक्षणिक समानता हो पाई। अब रिजर्वेशन सन 50 से संविधान लागू हुआ। 50 के पहले हमारे लोग पढ़ते नहीं थे, इसलिए नहीं पढ़ते कि स्कूल नहीं थे। तो जब लोकतंत्र आया, बाबा साहब का संविधान आया, सरकारी स्कूल बने तो पढ़ना शुरू हुए। सरकारी नौकरी में पाने के लिए योग्यता पढ़ने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। तो जो आदमी सन 50 से पढ़ेगा वो जाके 70 में रेडीमेड होगा। वो अरे भाई माल बना नहीं तो बेचोगे क्या? सरकारी नौकरी में जाएगा कौन, करेगा कौन, कहां से पोस्ट भरोगे? तो इन बेईमानों ने क्या किया कि रिजर्वेशन 52 से लागू कर दिया और पोस्ट इन्होंने के कितने प्रतिशत, 15%, 16% बना। अब क्या हुआ? तुम क्या कहा कि साहब योग्य प्रत्याशी नहीं मिले तो वो जो रिजर्व सीटें थी वो सामान्य में कन्वर्ट कर दी। तो आपका जो सीटें थी वो खत्म हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जब वो हल्ला हुआ कि साहब हमारे SC ST का आप कोटा तो पूरा कर दो, हम क्या मांग रहे हैं कि सर आपने हमसे 10,000 रुपए लिए थे, आप वो 10,000 के बदले में आप हमें 2 रुपये पकड़ा देते हो। हम इतने ही तो कह रहे हैं कि हमने 10 देते, 10 हमारे दे दो, आप हमारा कोटा पूरा कर दो। तो इन बेईमानों के पास, सरकार के पास कोटा नहीं है कि आज तक हमारा कितना कोटा पूरा हुआ है। ये बेईमानी करते हैं। नतीजे क्या हुआ कि सरकार के पास कोटा नहीं है और हम खूब चिल्लाते हैं तो ये 80% है। तो 80% को तो इन्होंने कितनी रोटियां दे रखी हैं? 50, 60 तो इनका हो गया, अब 40 ही तो बची। तो 85 लोगों को इन्होंने 40 रोटियां दे दी और जो 60 हैं उनको 85 दे दी। तो कैसे बात बनेगी कि तुम मरोगे? अब ये आरक्षण की ये स्थिति बनी। फिर जब पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन आया कि देखो साहब हमारे SC ST के रिजर्वेशन की स्थिति गंभीर है, वो ये कोटा पूरा नहीं। तो इन्होंने क्या किया
रिजर्वेशन में एक वर्टिकल रिजर्वेशन का नियम लागू किया, एक हॉरिजॉन्टल का नियम लागू किया। वर्टिकल कैसा कि यदि SC ST का स्टूडेंट सामान्य में फाइट कर जाता है तो उसको ऊपर ले जाओ। कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ, सामान्य में ट्रीट करो। ये वर्टिकल रिजर्वेशन इन्होंने लागू किया। ये केवल क्या लागू करेंगे, लेकिन इसको कभी किया नहीं। इस वर्टिकल के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो बोले ठीक है इसको हॉरिजॉन्टल बना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। हॉरिजॉन्टल कैसा कि भाई 16% है आपका रिजर्वेशन और 16% में आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसी कैटेगरी में रहोगे। वर्टिकल में आप नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। तो भले ही हमने सामान में फाइट किया लेकिन उठा के आपको हॉरिजॉन्टल में ला दिया, क्योंकि आपने कैटेगरी में लिख दिया SC, कैटेगरी में लिख दिया ST, तो इसी में जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ब्रेक फिर लगाया है, ये निपटा दिया कि आपने SC में अप्लाई किया है तो आप SC की बात करोगे, बाकी हॉरिजॉन्टल की बात नहीं। फिर क्या किया इन्होंने, फिर भी कोटा पूरा नहीं हुआ। लोग बात चिल्लाए, लेजिस्लेशन में भी चिल्लाए, सामाजिक संगठन चिल्लाए। तो इन्होंने 100 पॉइंट रोस्टर बनाया डिपार्टमेंट वाइज। 100 पॉइंट कैसा, पहले नंबर की पोस्ट सामान्य की, दूसरी OBC की, तीसरी SC की, चौथी ST की। तो 5वीं 6वीं 100 तक इन्होंने रोस्टर सिस्टम बनाया। रोस्टर सिस्टम इनको लागू करना था तो ये रोस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ। ये भी ये बता दें थोड़ा, जिससे कोई हो तो बाकी छोड़ देना। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का हो सकता है। सर अब तो 100 पॉइंट रोस्टर भी चला गया। तो यूपी में बहन जी ने बहुत सारे प्रमोशन दे दिए थे, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो वो भी सब सुप्रीम कोर्ट ने नेस्तनाबूद कर दिए बहुत से लोग। अब आप देखिए कि ये तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सब होता रहा। अब लास्ट में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो यहाँ तो रिजर्वेशन है ही नहीं। एक और मजेदार बात हुई जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक विज्ञापन आया। क्या विज्ञापन आया, इन्होंने परसेंटेज को यूनिट में कन्वर्ट किया कि 16% है, 18% है, अब इसको यूनिट में कन्वर्ट किया इन्होंने। कैसे, जब वहां का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एडवर्टाइजमेंट आया कि फिजिक्स में 3 प्रोफेसर, बायोलॉजी में 2 प्रोफेसर, हिस्ट्री में 3 प्रोफेसर और SC निरंक, ST निरंक, OBC निरंक। क्यों आया, क्योंकि 10% तक यदि 10 ही पोस्ट है तो इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी में बना हुआ है। तो इन्होंने कोई भी पोस्ट को 10 से ज्यादा की नहीं, तो हम रिजर्वेशन की मांग नहीं सकते। जब वो रिजर्वेशन निरंक में आया कि यार इतने प्रोफेसरों की जगह निकलेगी, तब ये हो हल्ला शुरू हुआ। वो हल्ला ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अपन ये के पुलिस विभाग में 100
कांस्टेबल की भर्ती है तो 100 में भाई आप मैं 16 तो भर्ती करोगे, 18 तो करोगे, क्योंकि 100 की भर्ती होना तो 18 मिल जाते थे। अब इन्होंने क्या है, बोले भोपाल में हमारे 6 आरक्षक चाहिए, रायसेन में 4 चाहिए, तो इन्होंने यूनिट में बांट दिया। तो 4 करोगे 6 करोगे तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे इन्होंने ये धज्जियां उड़ाई। तो नतीजा क्या हुआ कि जितना भी रिजर्वेशन, जो हमारे बहुत अच्छी बात कह रहे थे वे, कि इन्होंने ऊपर से तो कह रखा है कि रिजर्वेशन हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन नीचे के नीचे सारा खत्म कर दिया हमने। तो हम इन सरकारों के भरोसे नहीं रहे। लेकिन गुरु एक बात तो विचार करना पड़ेगा कि यदि आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपको बाबा साहब जैसा बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। देखो भारत में 33 करोड़ देवता है। कितने? इनमें गजब की यूनिटी। पाकिस्तान एक नहीं गया, सब एक रहे। दोस्तों, जिस तारीख को आप इन 33 करोड़ जो देवता नहीं है, मैं उनको आतंकवादी कहता हूं। इन आतंकवादियों को जब तक नर्मदा में विसर्जित नहीं करोगे, बेतवा में विसर्जित नहीं करोगे, तब तक हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। मैं लोगों से ये आश्वासन चाहता हूँ कि इन 33 करोड़ देवताओं को तिलांजलि देंगे। हाथ कितने? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब ने तो ये कहा था कि हमें 30 वकील चाहिए, 30 इंजीनियर चाहिए। हमारे पास तो 3 लाख वकील हैं और 3 लाख इंजीनियर हैं। तो हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, ये हमारी ताकत है। और हम धूप को मरने वाले नहीं है। यदि हमारे वकील बंधु ईमानदारी से उस बिल्डिंग के पास चले जाएंगे तो दिन भर में हमें 100 रुपए कमाई के कोई रोक नहीं सकता। हमको ईमानदारी से वकालत करना है। कोई पैसा दे तो भी वकालत करना है, नहीं दे तो भी वकालत करना है। तब हम एक अच्छे वकील बन सकते हैं और अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं। तो मैं ये आप लोगों को ये एक छोटी सी सलाह, अच्छी लगे तो मान लें। तहसील स्तर से लेकर के जिला मुख्यालय तक हमारे कितने SC ST भाई हैं जो वकील हैं, हम उनकी सूची बनाएं। आपके पास रेडीमेड स्टॉक होना चाहिए। कंप्यूटर का बटन दबाया कि लटेरी में कितने कौन वकील है हमारा, तो पता चल जाएगा कि लटेरी में श्याम सुंदर जी बैठे हैं। और पता लगे कि गंज वासोदा में कौन है, उनकी तिलवारा जी बैठे हैं। तो मैं सब बोलिए तो नहीं हो रही। मैं नौकरी में, मेरे फादर बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति थे लेकिन समझदार थे। इस देश के 4 राजा अशिक्षित थे लेकिन समझदार थे। पहला राजा था हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप, अशिक्षित था। रणजीत सिंह अशिक्षित था,
शिवाजी अशिक्षित और अकबर अशिक्षित। तो शिक्षा में कोई आगे हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान। हमारी बुद्धिमानी ये है कि हम राज सत्ता में कैसे पकड़ पाए, बिना इसके बात नहीं बनेगी। तो हमें एक राय होकर के चलना पड़ेगा। हम भाजपा में रहे, कुछ कांग्रेस में रहे, कुछ इधर रहे, कुछ उधर रहे। मैं बता रहा हूँ सर, हाथी का भी बोल दो। चंद्रशेखर वो भी बताना। हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो जब तक आप एकजुट नहीं होंगे सत्ता में भागीदारी नहीं हो सकती। तो अभी आप तो करंट रेट में देखो है भाई, जो हमारे और आपके सामने है करंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम उसको सपोर्ट करें। क्या है हमारी समझदारी तो दिखे। जब तक ये नहीं दिखा पाओगे तब तक बात कैसे बनेगी। हम बहुत समझदार हैं, वकील लोग, इसीलिए इनको विद्वान अधिवक्ता कहते। तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि बयान कैसी चल रही है। तो हमें उस हिसाब से आपको काम करना है और सत्ता में भागीदारी कैसे बने ये बताना है। और तो मैं एक दो लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो दो प्रकार के आपके पास एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, सलाहकार परिषद। आप अच्छे लोगों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत से अधिकारी हैं, इनको बोर्ड में शामिल करो कि बताओ रे कैसे कैसे भैयाई होती है। बताओ, वो बताएगा, आप बता देंगे, उनके रिटायर हो गए। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी कहाँ कैसे होती है। तो ये एक सलाहकार बोर्ड बनाइए, प्रत्येक जिला स्तर पर रखिए और एक बढ़िया शानदार आयोजन करते रहिए। महीने में एक आध आप लोगों ने मुझे, मैं एक्चुअली मूंगफली जैसे टाइम पास होता है ना, मैं वैसे स्टाइल में काम करता हूँ कि जहाँ कोई नहीं मिले तो मुझे बुला लेना। आप लोगों ने मुझसे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि जब मैं न्याय विभाग में आया तो जो रॉब रुतबा देखा, मैंने कहा यार परिवार में 100 साल के तो बना के जाऊंगा। मैं बना, फिर छोटे भाई को बनाया, फिर एक बहू बनी, एक भांजा बना, तो 4 तो मैं पैदा करके आया। 30-30 साल भी करेंगे तो 120 साल तो कोई हटा नहीं सकता। शिक्षा, एक गांव की महिला कह रही थी कि दलित की महिला कभी सियार नहीं जन्मती है, शेर को जन्म देती है। तो हम लोग बाबा साहब की सब अपन पाले से उनके बाबा साहब के, तो बाबा साहब को जिंदा रखना है तो हमें हर लड़ाई लड़ना है। और हमारे एट्रोसिटी एक्ट में क्या कहते हैं कि बहुत समानता हो गई, बहुत से लोग कहते हैं। केवल 2 मिनट बोलूंगा। हमारे पास जो सर्टिफिकेट है योग्यता का नहीं है, समाज का है कि आप इस समाज के हो।
तो कर्जा समाज का है, आपकी योग्यता का नहीं है। तो सभी वकीलों से निवेदन है कि समाज का कर्जा वापस करो गुरु। जिस दिन आप समाज का कर्जा वापस करोगे आपका झंडा बुलंद होगा। सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो हम सब तहे दिल से, कोई लोभ लालच नहीं होगा। बाबा साहब ने तो लोभ लालच किया नहीं, तभी हम अपनी बुलंदी पे पहुंच पाए। ऐसी मैं आप सबको इस भोपाल शहर में जो विभिन्न जगहों से आए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी का मंगल हो, शुभ हो।